नमस्कार बच्चों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पाठ 9 की। पाठ 9 में भारत का स्वाधीनता आंदोलन है। तो बच्चों, हमने इससे पहले 3-4 क्लासें ले चुकी हैं, तो अब उसको आप देखिएगा, समझिएगा। आप देखेंगे कि कैसे गांधी जी का नेतृत्व आने पर कैसे आंदोलन में नया जोश आया, नया जो है कि दिशा बदली। फिर गांधी जी ने कैसे कार्यक्रम बनाया कि किस तरह से हमको जो है आंदोलन को आगे बढ़ाना है, जनता में, लोगों तक, गरीबों तक, किसानों तक, दलितों तक, कैसे इस राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो ये अंग्रेज़ों के शोषण की भावना है, उनमें जगाना है और जगा के उनको इनके विरोधी बनाना है, ताकि ये विरोध करके अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कर दें। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने देखा कि कैसे हुआ। फिर उसी के जस्ट बाद असहयोग आंदोलन हुआ, किस तरह असहयोग आंदोलन में क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई गई, क्या क्या हुआ, ये बात हमने देखा। फिर चौरी चौरा कांड देखा कि 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया कि लोगों ने जो है पगला गए, कहे कि ससुराई जो है कि हमेशा हम ही लोगों को मार रहा है, और लोग जो है कि बवाल करके थाना जो है बंद करके लोगों को दरवाज़ा बंद किए और 22 पुलिस वाले को ही चला दिए उसमें। तो चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी बड़ा शर्मिया गए कि यार अगर ये घटना आगे बढ़ गई तो हो सकता है कि 2-4 भारतीय लोग जो है 2-4 10-20 अंग्रेज को मार दें, लेकिन अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार है और तकनीक है और शासन उन्हीं का है, तो वो हो सकता है कि 22 के बदले 22,000 मारें। तो इससे बढ़िया यही है कि आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। तो उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। अब जब आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया तो बहुत सारे जो युवा वर्ग था जो ये चाहता था कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आप प्राण ले लीजिए, लेकिन हमको क्या है, क्रांति करते रहिए जब तक कि अंग्रेज भारत से बाहर ना चले जाएं। तो उन लोगों ने जो है जैसे गांधी जी आंदोलन वापस लिया, वे थोड़ा सा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपने तरीके से संगठन बनाएंगे और अंग्रेज़ों से हम स्वयं लोहा लेंगे। और उसमें आप देखते हैं कि काकोरी कांड पहली घटना होती है, और वह संस्था जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रहता है, इसमें आप देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल रहते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे बहुत सारे जो है कि बेहतर क्रांतिकारी थे, युवा वर्ग था, तो ये सब लड़े उनसे। तो लड़ने के बाद आप देखते हैं कि इनको फांसी दे दी गई। फिर इसके बाद लाहौर कांड हुआ जिसमें भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या कर दी, और फिर जो है कि नेशनल असेंबली में बम फेंका कि कहा कि ये अंग्रेज, हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं, हम दहाड़ेंगे तो तुम्हारा इंग्लैंड तक आवाज़ जाएगी। तो उन्होंने बम फेंका। बम जब फेंका तो पूरा जो है कि एकदम बवाल हो गया कि अरे बम फेंक दिया, बम फेंक दिया। लेकिन उसमें मरा तो कोई नहीं था, बस केवल एक संदेश देना था कि भैया समझ जाओ, हम अभी क्या हैं, जिंदा हैं। तो इन सब ने जो है कि एक क्या किया, आंदोलन को लोगों तक, जनता तक पहुँचाना, युवाओं तक। क्योंकि आंदोलन देखिए बच्चों, आंदोलन कभी कोई कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आंदोलन हमेशा कौन करेगा, युवा वर्ग, जिसके कंधों में जान होगी वही नारा लगाएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वही लड़ेगा, वही संघर्ष करेगा, वही लाठियाँ खाएगा, वही जेल में जाएगा। अब जी बुढ़वा हो जेके जौनों की एक पैर कब्र में हो, एक पैर जो है बाहर हो, तो उसे कहा कि नहीं वो आंदोलन कैले, वो समझ है, तो वो ऐसा ना हो सका। तो यह जौन युवा वर्ग रहा है, अच्छा ई दुधारी तलवार रहा है युवा वर्ग। युवा वर्ग एक तो जौनों की अगर उसे चाहा तो केहू गला काटते, अगर चाहा तो गला काट दे केहू के, और अगर वो बिगड़ गए तो जानला तोहरो गला काट दे। तो यह नाते जौन हो कि युवा वर्ग के संभाला बहुत जौन हो जरूरी रहा है। तो देखा बच्चों, अब हम लोग देख लेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है उनकर अपने से गोली मार के दोनों की हत्या कर लेना। तो एक बाद आगे जब घटना घटल है तो ओकर नाम हो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932। बच्चों, हम लोग देखे हैं कि आंदोलन लगभग 8 साल तक गैप हो गया। गांधी जी शांत होइलन, गांधी जी रचनात्मक कार्य करे लगन कि हिंदू मुस्लिम एकता जो हम बढ़ावे खातिर अपन भाई भाषण दें, अपन लेख लिखें, समझावे बुझावे लोगन के, हरिजन के उत्थान खातिर काम करे लगन, चरखा बांटे कि ताकि लोग ऊन कात के जोन हो अपन पहने खातिर टी शर्ट, शर्ट, अंगूछा, धोती, गमछा बनावे, ताकि जो अपने देश के हो, विदेशी जो हो वस्त्र के त्याग करें। तो ये कार्यक्रम उनका हो 7-8 साल खूब तेजी से चलेलन। लेकिन अब 1930 में फिर एक गांधी जी की लगल कि अब आंदोलन करे के जरूरत हो, कहे से कि अब जौन हो
कि समय भी आइल हो और वक्त भी आइल हो और एमन आग लगावे काम का अकेला साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखा भैया एक ठे कमीशन आयल कि ओकर काम ही रहा है कि एक ठे अधिनियम आयल है भारत शासन अधिनियम 1919। तो वो आयल ओमन ई रहा है कि भारत में जौन अधिनियम बनल हो ओमन का सुधार कहिया है, कितना जौन हो कि भारत के भारतीयन के शासन में अधिकार दिया जाए, कितना उन्हें प्रतिनिधि दिया जाए कि ताकि भारतीय अपन शासन संचालित कर सकें। तो भारतीयन की मांग रहा है कि भैया हमरे खातिर ई समिति बनाया या साइमन कमीशन, तो इमन कुल अंग्रेजे रखते बा, तो उन्हें का बताइए भारत के बारे में, का समझिए भारत के बारे में। अगर उमन कौनो भारतीय रखता तो हो सकाला कि वो बतावत भैया हम लोगों की समस्या हो, ऐसे करा नहीं इस तरह से करा, तब तो बात समझ आवत। तो ये अंग्रेज जौन हो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझत रहा है। तो साइमन कमीशन जो हो आग में घी की काम कैले। तो देखा ऐसे सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय ना था, कहीं भारतीय थे ही नहीं। उनको ये करी थी कि नहीं अरे ये तो असभ्य है, बर्बर है, बेबुद्धिक हैं, इनको हम जो है समिति में अपने नहीं रखेंगे, हम जैसा डिसाइड करेंगे वैसा जो है भारतीयों को करना पड़ेगा। तो भारतीय कहें कि अरे मूर्ख, हमारे देश में शासन कर रहे हो, हमारे देश में इतने बढ़िया बढ़िया बैरिस्टर हैं, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उसी समय लाला लाजपत राय थे, उसी समय जो है कि आपके लाला लाजपत राय सॉरी मर गए थे, इसके बाद जो है कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, महात्मा गांधी जी थी, इतने उच्च कोटि के नेता हैं और दक्षिण भारत के बहुत अच्छे अच्छे नेता थे। और तुम हमें बता रहे हो कि हमारे यहाँ सब असभ्य हैं, बर्बर हैं, रुको हम इसका तुम्हारा विरोध करेंगे। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। भाई भारतीय कहने लगे कि तुम हम ये देना ही नहीं चाहते हमको कि हम जो है अपने देश का शासन संचालित करें, तुम चाहते हो कि हमेशा हम क्या करें, भारतीयों को गुलाम बनाए रखें। इसलिए भारत में साइमन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। मतलब हर जगह नारा गूंजने लगा कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक नारे लगे, हड़तालें हुई, मिल से लोग जो है कि काम बंद करके हड़तालों में भाग लेने लग गए। लाला लाजपत राय जी ने पंजाब में किसानों को और जो उद्योगपति थे, मजदूर थे, उनके साथ मिलकर आंदोलन किया। आपको पता है कि उसी समय सैंडर्स ने जो है कि सैंडर्स ने उन पर लाठी चलवाई और लाठी चलवाई तो उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो उसी का बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की उन लाठियों का हिसाब लिया था। तो जब ये कमीशन आया तो लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया कि भारतीयों का जो है कि इसमें एक तो एको भारतीय नहीं है, कुल सदस्य सभी यूरोपीय हैं। जब यूरोपीय हैं तो वो जैसा चाहेंगे तैसा जो है कि नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उसी तरह से हम लोगों को क्या है शोषण किया जाएगा, उसी तरह से हम लोगों को दबाया जाएगा। तो अगर भारतीय होते तो वो अपने हमारे बारे में सोचते, वो हमारे हित के बारे में सोचते। तो इसलिए साइमन कमीशन का ज़बरदस्त विरोध किया गया। अब जब साइमन कमीशन का विरोध चल ही रहा था, इसी समय जो है तब तक आप देखते हैं कि 28 की बात है, 29 में ज्येष्ठ जो है कि नेशनल असेंबली में बम फेंक दिया जाता है। वो बम की घटना जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंकी थी, वो जान लीजिए कि ये दर्शा रहा था कि युवाओं में कितना क्रोध है, कितना गुस्सा है कि वो मर मिटने के लिए तैयार हैं। तब गांधी जी को ये लगा कि नहीं, अब स्टेज आ गया है कि अब हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। तब भारतीयों ने जब देखा कि साइमन कमीशन आ गया है और ये कुछ हमें शासन उसन देने वाला नहीं है, ये सिर्फ लिपापोती करके फिर वापस चला जाएगा और फिर भारतीयों पर ब्रिटिश नियमों कानून को थोप दिया जाएगा। तो लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 में। देखिए क्या हुआ, सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी।
असल में जब ये साइमन कमीशन आ रहा था तो भारती कहें कि तुम हमको क्यों जो है कि हमारे अधिकार नहीं दे रहे हो, हमें शासन करने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो। तो एक उनका बर्कले नामक जो है कि सचिव रहता है, तो वो भारतीयों को कहता है कि तुम असभ्य हो, तुम अच्छा एक काम करो, तुम्हें हम जो है कि तुमको हम कुछ अधिकार देंगे या तुम्हें जो है शासन करने का अधिकार तब देंगे, तुम एक लोग जुट के अपना संविधान बनाओ। और भारतीय एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीयों को चुनौती कभी भी बर्दाश्त नहीं है, चुनौती देंगे तो आपको फोड़ डालेंगे। इन्होंने क्या किया कि चुनौती दे डाली कि आप लोग एक संविधान बना के हमको दे दो, हम तुम्हें जो है उसी तरह से शासन संचालित करने के लिए अधिकार दे देंगे। ये बात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जिनका नाम जो है मोतीलाल नेहरू था, उनको लग गई। उन्होंने सभी दलों को, उसमें मुस्लिम संगठन भी था, हिंदू संगठन बहुत सारे थे, बहुत सारे कांग्रेस के सदस्य थे, उन सबको मिलाकर एक जो है संविधान निर्माता सभा का गठन किया। अब गठन करके उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट था। उसमें उन्होंने बताया जो है कई जैसे मूल अधिकारों की बात की कि जनता को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए, लोगों को जो है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जानी चाहिए, गवर्नर जनरल का काम केवल मूक दर्शक की तरह होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को भारत से चले जाना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने दे दी और ये समय दे दिया कि 31 दिसंबर तक आप अगर ये रिपोर्ट जो है नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे कि हमें आप एकदम बर्दाश्त नहीं है, हमको आपको उखाड़ के फेंकना है। अगर जब तक आप नहीं यहाँ से भारत से जाएंगे तब तक हम आपके किसी भी बहकावे या किसी भी प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं देंगे। अब देखिए, इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज मतलब होता है कि बच्चों पूरी तरह से कि अंग्रेज सत्ता यहाँ से बेदखल हो जाए, पूरा शासन भारतीय लोगों के हाथ में हो और भारतीय लोग शासन का संचालन करें। हमारा राष्ट्रपति हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे संसद विधायक सब कौन हो, हमारे हों। ब्रिटिश सरकार यहाँ से अपना नाता क्या है तोड़ ले, यहाँ से कोई कुछ उसका नहीं रह सकता। अब तक हम यही मांग कर रहे थे कि हमें भाई आप शासन में भागीदारी दे दो, आप हमें मंत्रिमंडल में शामिल कर लो, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि अब आप एकदम से यहाँ से जड़ से हम आपको उखाड़ेंगे तब संतोष लेंगे। अब हमको ये नहीं चाहिए कि नहीं हम भीख मांगे आपसे कि हमको मंत्रिमंडल में आप शामिल कर लीजिए, हमको अधिकार ये दे दीजिए, हमको वो अधिकार दे दीजिए। अब हम ऐसा नहीं, अब हम आप चाहते हैं कि आपको हम यहाँ से खदेड़ के बाहर कर देंगे। तो बच्चों ये एक तो आप याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब देखिए दांडी यात्रा, जैसे ही ये बच्चों ये पूर्ण स्वराज वाला मैटर चल रहा था, उसी समय 1929 में ही एक प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस के द्वारा कि ऐसा है कि बहुत साल हो गया, 8 साल हो गया आंदोलन को संगठित किए हुए, जनता अब चाह रही है कि एक बार पुनः आंदोलन हम लोग किया जाए और ये ब्रिटिश सरकार जो है जितने भी नियम कानून लेके आ रही है हम उसको मानेंगे ही नहीं, हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे कि जो नियम कानून आप लेके आए हैं वो हम मानते ही नहीं हैं। आप जो हमको करना है, जेल में डालना हो जेल में डाल दीजिए, फांसी देना हो दे दीजिए, लेकिन हम आपके नियम और कानून को मानते ही नहीं हैं। तो उसी समय एक प्रस्ताव लाया गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव, और कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने उस पर स्वीकृति दे दी कि हाँ ये प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। अब गांधी जी बड़े विचार में पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि यार ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया जाए कि ताकि जनता को हम मोबिलाइज कर सकें, जनता को अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकें और उनको विरोध में भागीदार भी बना सके। गांधी जी बड़ा सोच विचार रहे हैं तो उनके समझ में आया कि एक दांडी यात्रा निकाली जाए ताकि जो है जनता को यह संदेश दिया जाए कि गांधी जी यात्रा पर निकल रहे हैं और यात्रा किस लिए की जा रही है कि जो ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया हुआ है इसके विरोध में निकाल रहे हैं, कि ताकि जो है कि हम नमक पर जो टैक्स ब्रिटिश सरकार लगा रही है वो हम क्या करेंगे, अब नहीं देंगे। नमक हर घर में उपयोग होता है,
जो निवाला खाता था उसको तुरंत याद आ रहा था, अरे गांधी जी तो नमक सत्याग्रह कर रहे हैं, दांडी मार्च कर रहे हैं, तो हमको भी विरोध करना चाहिए। पूरा देश में दांडी यात्रा स्टार्ट हो गई, पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। देखिए सन 1930 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार दे दिया गया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। मतलब ये कहा गया कि भैया स्वराज अब हमको चाहिए, हमको ब्रिटिश सरकार चाहिए ही नहीं, हमको बर्दाश्त ही ये नहीं है, अब हमको भागीदारी नहीं चाहिए, अब हमको आपको यहाँ से भगाना है और आप हम भारत पर पूरा कब्जा करना है, हमको हमारा शासन होना चाहिए। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। कहा कि नमक कानून हम तोड़ते हैं। हम नमक कानून तोड़ने का मतलब ये था कि भैया हम जो है, उन्होंने समुद्र के तट पर जाकर एक मुट्ठी नमक लिया और नमक लेकर ये सौगंध खाई कि आज के बाद भारतीय लोग नमक पर कर नहीं देंगे, हम कर नहीं देने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि अरे कोई इसे लंगलू पंजू बात है, इससे कुछ होगा नहीं, ये नमक उठा के मुट्ठी में और नमक रख दिए तो ये टैक्स नहीं देंगे, लठियाएंगे इन सबको, टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये गांधी जी जो बुढ़ा है ये बहुत शातिर व्यक्ति है, ये इतने आसानी से तो मानने वाले नहीं है। लॉर्ड इरविन ये बात सोच रहा था कि गांधी जी जो है ये इतना शातिर दिमाग के व्यक्ति हैं, ये इतनी आसानी से तो ये जो नमक कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो है लोगों को घर कर जाएगा और लोग जो है विद्रोह में भाग लेने लग जाएंगे। क्योंकि जो भी नमक उपयोग किया जा रहा था लोगों के द्वारा, उस पर टैक्स बहुत लगता था। टैक्स जब लगेगा तो आपको पता है कि घर घर में नमक उपयोग हो रहा है, टैक्स अधिक लगेगा तो नमक महंगा होगा। भाई कई लोग नमक बिना खाना खा लेते थे, तो नमक के बिना खाना कितना स्वादिष्ट अस्वादिष्ट होगा, कितना बेकार लगता है। तो नमक के लिए बहुत सारा उनको पैसा देना पड़ता था। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि अगर ये नमक कर हट जाएगा तो नमक अपने आप से सस्ता हो जाएगा। आज आप देखिए नमक सबसे सस्ता मिलता है, 1 केजी आपको 22 रुपये 30 रुपये मिल जाता है। नहीं तो जो है कि अगर इसी पर टैक्स लगा दिया जाए, इसी पर अगर कर लगा दिया जाए, तो आज तक नमक पर टैक्स किसी सरकार ने लगाया नहीं है, वो वैसे ही चल रहा है। नमक पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है, बस जितना उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जो उसकी लागत होती है उसी पर नमक बिकता है। तो आप देखिए कि 12 मार्च मतलब नमक कानून को तोड़ के जो है कि उन्होंने कहा कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। गांधी जी ने नमक बनाया। पहले नमक कौन बनाता था? अंग्रेज कंपनियां बनाती थी या अंग्रेजों के लोग बनाते थे। गांधी जी ने नमक बनाया। नमक बनाकर क्या किया? उनकी कानूनों की अवहेलना कर दी कि भारतीय भी नमक बना सकते हैं। समुद्र किसका है? भारतीयों का है। भारतीयों का समुद्र है तो उस पर हक किसका है? भारतीयों का है। नमक पर हक किसका है? भारतीयों का है। तो ब्रिटेन के तुम हो, तुम्हारा क्या हक है? तुम क्यों जो है कि नमक पर कर लगा रहे हो? तुम नमक पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो इसलिए तुम्हारे आज से जो नमक पर कर लगा रहे हो कोई कर नहीं देगा। अब हम खुद नमक बनाएंगे और नमक खुद वितरित करेंगे। अब ब्रिटिश सरकार एकदम तिलमिला गई। उसको लगा कि नमक पर कैसे जो है कि ये तोड़ सकते हैं हमारे कानून को, हमारे नियम को। मतलब वो ब्रिटिश एम्पायर जो इतना बड़ा खड़ा एम्पायर था, उसका गांधी जी ने विरोध किया तो उसको तो लगेगा यार हमारा कैसे विरोध हो सकता है। तो उन्होंने फिर जो है कि देखिए आगे क्या करते हैं, इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष स्वयं सेवकों ने भाग लिया। पहले ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेज भी कहेंगे अरे अच्छा ने जो यात्रा कर रहा है, बूढ़ा यात्रा करने दो, नमक कानून तोड़ रहा है तोड़ने दो, इससे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जब भाई लोग भाग लेना शुरू कर दिए, देश पूरा एक तरह से, गांधी जी एक बार जो बोल देते थे कि आंदोलन करना है तो देश खड़ा होकर आंदोलन करना शुरू कर देता है। 1920 से बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महिलाएं भाग लेने लगी, पुरुष भाग लेने लग गए, बच्चे भाग लेने लग गए,
फैक्ट्री में मजदूर, किसान सब जो है आंदोलन में भागने पहुंच गए, यात्रा करने लग गए, जो है बहिष्कार करने लगे विदेशी वस्तुओं का। तो अंग्रेज़ों के तो हाथ पाँव फूलने लग गए। उनको याद आया कि अरे एक तो आंदोलन 1920 में हुआ था, किस तरह से दबा दुबा के उसको समाप्त किया था, ये तो नया बखेड़ा खड़ा हो गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। मतलब किसानों को जो है कि किसानों ने कहा कि हम लगाने नहीं देंगे तुमको। एक तो गांधी जी उधर कहे कि हम जो है कि तुमको नमक पर कर नहीं देंगे, दूसरी तरफ किसानों ने कहा कि हम लगाने नहीं देंगे तुमको, जो करना हो हमारी खेती छीन लो, तुम फसल छीन लो, देखते हैं क्या करते हो, हम नहीं देंगे। सरकार ने दमन किया, लोगों को मारा, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठियां चलाई, गोली बरछाई, कुछ लोगों को तोपों से उड़वा दिया, मतलब बहुत सारा दमन किया। 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इरविन का जो सहयोगी था उसने इशारा किया कि अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लो तो काम बन जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि गांधी जी ने जो ये रचनात्मक कार्य किए हैं उससे जनता जो है जागरूक हो चुकी है, जनता समझने लग गई है और अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। और इस कारण से जैसे ही गांधी जी को लोगों ने गिरफ्तार किया, बता रहे हैं कि लोग जो है कि भर भर के जो है गाड़ी में भर के, बैल में भर के जेल में जाने के लिए कि हमको भी जेल में लेके चलो, हमको भी जेल में ले जाना है, हमको भी आंदोलन करना है, हमको भी भाग लेना है। मतलब ये स्थिति हो गई। जेल बताते हैं कि जेल जो है कि फुल हो गए, नए नए जेल बनाने पड़े अंग्रेज़ों को, ये स्थिति हो गई। तो इसके विरोध में मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए। मतलब ये स्थिति आ गई कि मतलब ये लगा कि पुनः जो है कि आंदोलन इतना विशाल आकार पकड़ लिया है कि अब अंग्रेजों को हम क्या करेंगे, खदेड़ के बाहर कर देंगे। तो बच्चों आज इतना ही। नमस्कार, अब कल पढ़ेंगे।